हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 17 तुलनात्मक लोक प्रशासन पार्ट 2 यूनिट 5। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जो यूनिट 5 है सीपी तुलनात्मक लोक प्रशासन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो इस लेसन को ज़रूर से पढ़ें, ध्यान से सुनें। आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो मॉडल था वो क्या था? साला प्रतिमान। समपार्श्वीय समाजों की प्रशासनिक उपव्यवस्था को रिक्स ने साला मॉडल के रूप में वर्णित किया है। इनके पूरकों को विवर्ती समाजों में ऑफिस या ब्यूरो तथा संयोजित समाजों में चैम्बर नाम दिया गया है। स्पेनिश शब्द साला से तात्पर्य कमरा, धार्मिक अधिवेशन या सरकारी कार्यालय इत्यादि है। भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों में यह शब्द लगभग इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। रिक्स द्वारा साला शब्द थाईलैंड से लिया गया है। वहाँ प्रत्येक मंदिर के पास एक सामुदायिक भवन होता है जो जनसाधारण को सभा, समारोह, व्यापार, मनोरंजन तथा पूजा पाठ में प्रयुक्त होता है। इसे साला कहा जाता है। स्पेनिश शब्द साला से मिलते जुलते शब्द अंग्रेजी में सलोन तथा फ्रेंच में सैले है। रिक्स के अनुसार साला प्रतिमान में संयोजित समाजों के चैम्बर के कुछ लक्षण साथ की कुछ लक्षण विवर्तित समाजों के ब्यूरो से मिलते हैं। यद्यपि इस प्रतिमान में पारंपरिक संबंधों का प्रभाव दिखता है, किंतु प्रशासनिक तार्किकता तथा कार्यकुशलता कहीं दिखाई नहीं देती। साला समपार्श्वीय समाजों की एक विशेषता है। साला प्रतिमान की विशेषता, क्या विशेषताएं हैं? साला प्रतिमान की विशेषताएं: साला के प्रशासनिक रूप को गैर प्रशासनिक कारक प्रभावित करते रहते हैं, जिनकी मुख्य विशेषताएं निम्नांकित है। फर्स्ट है, समाज, जाति, धर्म, वंश, क्षेत्र तथा आपसी संबंधों के आधार पर प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, सरकारी योजना, नीतियों, कार्यक्रमों तथा सुविधाओं का कुछ ही व्यक्ति लाभ उठा पाते हैं। साला प्रतिमान अर्थात समपार्श्वीय समाजों में पक्षपात तथा भ्रष्टाचार पाया जाता है। साला प्रतिमान के अधिकारी नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा के बल पर आ तो जाते हैं, किंतु पदोन्नति में आरोपित गठबंधन तथा अन्य अवैध साधनों का सहारा लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नियम एवं कानूनों को अपने अनुसार ढालने का प्रयत्न करता है। फोर्थ पॉइंट है, सरकारी कर्मचारी नए आधुनिक नियमों एवं सुधारों को अपनाने की बात तो करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा करता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की स्थिति में सामाजिक कटुता तथा संतुलन बिगड़ भी सकता है। अनेक प्रशासनिक समस्याएं बहुसंप्रदायवाद की वजह से उत्पन्न हो जाती है। 6 पॉइंट है, आर्थिक, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विकास एवं कल्याण पर ध्यान देने के बजाय प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत उन्नति को अधिक महत्व देते हैं। 7 पॉइंट है, विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी यहाँ अत्यधिक केंद्रीकृत सत्ता पाई जाती है। 8 पॉइंट है, आधिकारिक तौर पर अनुमति प्राप्त सत्ता या कानूनी सत्ता इन समाजों में वास्तविक सत्ता के सामने झुक जाती है। इन समाजों में साहूकार, अफसर तथा राजनेता वास्तविक सत्ता का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत सी संरचनाएं तो वे कार्य करती है जिन्हें समाप्त करने के लिए उन्हें बनाया जाता है। 9 पॉइंट है, राजनीतिज्ञों की सर्वोच्चता होते हुए भी नौकरशाही की प्रशासनिक व्यवस्था उन पर हावी रहती है। यही कारण है कि लोक नीति तथा जन कल्याण कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। अकुशल अधिकारी भी राजनीतिज्ञों से
पुरस्कार पा सकते हैं। 10 पॉइंट है, राजनीति आधार पर ताकतवर अधिकारी प्राय कम कुशल एवं प्रभावशाली प्रशासक सिद्ध होते हैं। गांव, जाति, रिश्तेदारी, लिंग, धर्म तथा स्कूली संबंध इत्यादि प्रशासकों पर हावी रहते हैं। फ्रेडरिक्स की समाजों की प्रकारना या प्रतिमान। इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रेडरिक्स की अभिरुचि परिवर्तन शक्ति और विकासशील समाजों में प्रशासनिक समस्याओं को उजागर करने की रही है। अपने संपूर्ण विश्लेषण में उन्होंने बहुप्रक्रियात्मक और अल्प कार्यात्मक समाजों की केवल रूपरेखा ही प्रदान की है, जो केवल उस समय तक प्रासंगिक है जिस सीमा तक वह समपार्श्वीय समाजों के विश्लेषण में सहायक है। रिक्स की मुख्य रुचि समपार्श्वीय अथवा विकासमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालने में रही है। बहुकार्यात्मक समाज। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बहुकार्यात्मक समाज या फ्यूज समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण के रूप में रिक्स ने समाजवादी चीन तथा क्रांति पूर्व सयामी थाईलैंड को चुना। इन समाजों में कार्यों का कोई वर्गीकरण नहीं था तथा एक संरचना अनेक प्रकार के कार्य करती थी। ये समाज कृषि पर बहुत निर्भर थे तथा उनका औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। उनकी आर्थिक व्यवस्था उस विनिमय के कानून तथा परिवर्तन व्यवस्था पर आधारित थी जिसे रिक्स ने पुनर्वर्तित प्रारूप कहा है। देश के प्रशासन में शाही परिवार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा तथा उसके द्वारा नामित अधिकारी सभी प्रकार के प्रशासनिक, आर्थिक तथा अल्प कार्य स्वयं करते थे। सेकंड पॉइंट है, सरकार तथा जनता के बीच संबंध सामान्यतः निचले स्तर पर थे। जनता किसी भी चीज को बिना आशा किए राजा को अपनी सेवाएं तथा भौतिक वस्तुएं देकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करती थी। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, यद्यपि जनता सरकार के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। यानी जनता भी जो सरकार है उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं थी, यानी कि जरूरी नहीं थी। संयोजित समपार्श्वीय वितरित प्रतिमान से संबंधित कमियों को देखते हुए रिक्स ने वर्ष 1973 में नया अथवा संशोधित प्रतिमान प्रस्तुत किया। नए प्रतिमान में रिक्स ने स्वीकार किया है कि केवल विशेषीकरण या विभेदीकरण के स्तर ही विभिन्न समाजों की सटीक व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि एकीकरण प्रक्रिया भी निर्णायक भूमिका निभाता है। रिक्स ने संस्थाओं के विभेद तथा एकीकरण के दोहरे दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न समाजों को एकीकरण तथा कुएकीकरण के आधार पर विभाजित किया है। फोर्थ पॉइंट है, रिक्स द्वारा विवर्तित तथा समपार्श्वीय समाजों के प्रतिमान को एकीकरण के आधार पर भी अब उपविभाजित किया गया है। विवर्तित समाजों को रिक्स द्वारा निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है: पुरातन, विवर्तित, संयुक्त विवर्तित, नवविवर्तित। कितने 3 आधारों पे इसे क्या किया गया है, श्रेणीबद्ध किया गया है विवर्तित समाज को रिक्स के द्वारा। कौन सा है? फर्स्ट पुरातन विवर्तित, सेकंड है संयुक्त विवर्तित और थर्ड है नवविवर्तित। 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है, ईओ अर्थों तथा नियो शब्दों का प्रयोग विभेदीकरण के स्तर या स्थिति बताने हेतु किया गया है। वस्तुतः ईओ की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ईओस से हुई थी, जो निम्न यानी डाउन अर्थ का अर्थ देता है। 6 पॉइंट है, ईओ का शाब्दिक अर्थ प्रारंभिक। ईओ का शाब्दिक अर्थ
प्रारंभिक, पुरातन तथा प्राचीन, जबकि नियो का अर्थ नया, वर्तमान तथा आधुनिक के रूप में है। 7 पॉइंट है, ऑर्थो शब्द के बहुत से अर्थ हैं। इसमें साधारण, वास्तविक, सही, बार बार, सीधा, समांतर तथा एक घेरे यानी रिंग में कार्बन के दो समीपवर्ती अणुओं की संयुक्त स्थिति कॉम्बिनिंग से है। रिक्स के प्रतिमान में अर्थों का अर्थ नए तथा पुराने से मिश्रित गुणों से युक्त है। रिक्स ने विवर्तित समाजों को यह 3 श्रेणियां एकीकरण के आधार पर विवर्तित की है, जबकि समपार्श्विक समाजों को कुएकीकरण के आधार पर निम्नानुसार विभक्त किया है। कौन सा? फर्स्ट है पुरातन समपार्श्वीय, सेकंड है संयुक्त समपार्श्वीय और थर्ड है नव समपार्श्वीय। रिक्स का कहना है कि एक विवर्तित समाज वह है जो विभेदीकृत तथा एकीकृत है, किंतु समपार्श्वीय समाज वह है जो विभेदीकृत किंतु कुएकीकृत होता है। साथ ही रिक्स की दृष्टिकोण में अल्प विकसित देशों में सामाजिक स्थिरता या शांतिपूर्ण माहौल विभेदीकरण तथा एकीकरण के मध्य कम अंतर को बताते हैं, जबकि अमेरिका में व्याप्त हिंसा, विद्यार्थी आंदोलन तथा सामाजिक तनाव विभेदीकरण तथा एकीकरण के दूषित समायोजन का प्रतीक है। रिक्स ने इस प्रतिमान के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि समपार्श्वीय समाजों की विशेषताएं केवल विकासशील देशों तक ही सीमित नहीं हैं। फ्रेड रिक्स का सामाजिक प्रतिमान कुएकीकृत और एकीकृत, इसमें विभेद किया गया है। नव विवर्तित में, संयुक्त विवर्तित में और पुरातन विवर्तित में, जिसे संयोजित और विभेदीकरण किया गया। ऐसे ही कुएकीकृत में क्या आता है? संयुक्त समपार्श्वीय और नव समपार्श्वीय। संयोजित समपार्श्वीय और विवर्तित, अविभेदीकृत, अर्धविभेदीकृत और विभेदीकृत 3 वर्णों में विभाजित किया है। रिक्स के नए प्रतिमान के संशोधित बिंदु इस प्रकार है। फर्स्ट है समाजों का वर्गीकरण केवल विभेदीकरण या विशेषीकरण के आधार पर नहीं किया जा सकता। सेकंड है रिक्स ने नए या संशोधित प्रतिमान की द्विआयामी बताते हुए इसमें विभेदीकरण के साथ एकीकरण को जोड़ा। थर्ड पॉइंट है संयोजित समाज अविभेदीकृत तथा एकीकरण एवं कुएकीकरण के मध्य की स्थिति में होता है। फोर्थ पॉइंट है समपार्श्वीय समाज विभेदीकरण की ओर जाते हुए कुएकीकृत होते हैं, अर्थात इन समाजों की विभिन्न संरचनाओं यानी कि सत्ता, प्रशासन, बाजार, धर्म, मूल्य तथा विवाह इत्यादि के मध्य समन्वय नहीं होता है। पुरातन समपार्श्वीय कम विभेदीकृत तथा कम कुएकीकृत है एवं नए समपार्श्वीय अधिक विभेदीकृत तथा अधिक कुएकीकृत है। संयुक्त समपार्श्वीय यानी ऑर्थो प्रिज्मेटिक रिक्स के अध्ययन के केंद्र बिंदु हैं जो बीच की स्थिति में है। विवर्तित समाज विभेदीकृत तथा एकीकृत है। इनमें पुरातन विवर्तित समाज कम विभेदीकृत तथा कम एकीकृत है, किंतु संयुक्त विवर्तित थोड़े से अधिक विभेदीकृत एवं एकीकृत होते हैं, जबकि नव विवर्तित समाज अधिक विभेदीकृत एवं अधिक एकीकृत है। फेरल हैडी का योगदान। फेरल हैडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन एक बौद्धिक उद्यम के रूप में 5 प्रेरक सरोकारों पर ध्यान देता है। कौन कौन से? विचारधारा की खोज, व्यवहारिक प्रयोग की चाह, तुलनात्मक राजनीति के व्याप्त क्षेत्र के संयोजन से होने वाला योगदान, प्रशासनिक कानून की परंपरा में प्रशिक्षित शोधकर्ताओं की दिलचस्पी,
लोक प्रशासन की जारी समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। फेरल हैडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के 4 अवधारणात्मक दृष्टिकोण की पहचान की है। कौन कौन सी? संशोधित, पारंपरिक, विकास निर्देशित, सामान्य व्यवस्था मॉडल निर्माण और मध्यम श्रेणी विचारधारा सूत्रीकरण। ये क्या है? 4 अवधारणात्मक दृष्टिकोण हैं। किसने पहचाना है? फेरल हैडी ने। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोणों में फेरल हैडी नौकरशाही प्रतिमान को अपनाया, जिसमें 2 देशों के नौकरशाही संगठनों के आंतरिक व बाहरी वातावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हैडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन द्वारा उनकी कमियों को दूर करने व उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की प्रमुख कृतियाँ क्या है? फ्रंटियर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में संपादित किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964। प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड 1973। द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961। ये हैं जो 4 बुक है, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तुलनात्मक शोध की समस्या। वर्तमान में लोक प्रशासन में तुलनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक तथा उपयोगी बन गया है, किंतु व्यवस्थित आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किए जाने पर निम्नलिखित व्यवहारिक समस्याएं सामने आती हैं। प्रशासन तथा राजनीति की समस्या। विभिन्न राष्ट्रों की प्रशासन व्यवस्था की तुलना में यह ध्यान रखना चाहिए कि एक देश का शासन वहाँ की राजनीति व्यवस्था के कार्यरूप का एक पहलू होता है। फलतः तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से जुड़ जाता है, जो कि आज संक्रमण की स्थिति में है। इसकी विषय वस्तु एवं दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। पहले केवल अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडलीय देशों की राजनीति का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन विश्व राजनीति के मंच पर तृतीय विश्व युद्ध के नए देशों के उभरने से अध्ययन विषय की संख्या एवं भिन्नता की समस्या पैदा हो गई है। आंकड़े संबंधी समस्याएं। लोक प्रशासन के परंपरागत स्वरूप में तुलनात्मक अध्ययन के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं प्राप्त होते। इसके लिए समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा प्रजनन शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान वांछनीय है। तब तुलनात्मक लोक विश्लेषण के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो ये समस्याएं सामने आती है। कौन कौन सी समस्याएं आती है? फर्स्ट है, एकीकृत आंकड़े उचित तथा समस्या समृद्ध होने चाहिए। सेकंड है, इनका विश्लेषण करना जटिल है। थर्ड, इन आंकड़ों में सत्यता का होना वांछनीय है। फोर्थ है, आंकड़ों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखा जाए। और फिफ्थ है, इनकी संख्या अधिक होने से भूल चूक का भय रहता है। प्रशासन की इकोलॉजी समझने की समस्या। लोक प्रशासन की संस्थाएं शून्य में व्यवहार नहीं करती, वरन वह एक निश्चित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवेश में कार्य करती है। प्रशासनिक व्यवहार में विभिन्न विषयों जैसे नौकरशाही का विकास, एक संस्कृति विशेष में प्रशासनिक संस्थाओं के व्यवहार का तरीका, सेवी वर्ग के प्रबंधन का प्रभावशाली तरीका है। प्रशासकों की मूल्य व्यवस्था, निर्णय लेने की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली की प्रक्रिया एवं विश्लेषण, संचार व्यवस्था, जनसंपर्क के रूप में विवेचन करना प्रशासन की इकोलॉजी के लिए अनिवार्य है। मूल संबंधी समस्या। तुलनात्मक अध्ययन की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या प्रोफेसर डहाल ने लिखा है कि लोक प्रशासन विज्ञान की प्रथम कठिनाई यह है कि लोक प्रशासन की समस्या से मूल्य संबंधी विचारों को हटाना असंभव है। मूल्य संबंधी विचारों को लोक प्रशासन में
लोक प्रशासन के लिए विदेशी समझा जाता है, क्योंकि मूल्य लोक प्रशासन की उपज नहीं है, वरन संबंधित सामाजिक संदर्भ में प्रशासन तथा समाज के अंतर्संबंधों से जन्म लेते हैं। मूल्य किसी प्रशासनिक व्यवस्था पर लादे नहीं जा सकते। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में मूल्य को महत्वपूर्ण आंकड़ों के रूप में लिया जाता है। प्रशासनिक प्रणालियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। कोई एक शासन व्यवस्था सभी देशों के लिए श्रेष्ठ साबित नहीं हो पाती। प्रत्येक देश के लिए श्रेष्ठ शासन व्यवस्था वहाँ के संदर्भ द्वारा तय की जाती है। यदि संदर्भ बदलता है तो शासन व्यवस्था में परिवर्तन भी आवश्यक है। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था उस देश की राजनीति व्यवस्था के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होती है। इन प्रभावक तत्वों में राजनीतिक तत्व मुख्य तथा प्राथमिक हैं। भारतीय शासन व्यवस्था के अध्ययन के लिए कुछ देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना अनिवार्य है। किसी देश की शासन व्यवस्था वहाँ के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग होती है। यह राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करती है, उसके लक्ष्यों को साकार बनाती है तथा उसे सार्थकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के नीति निर्माता राजनीतिज्ञों के बाद उन नीतियों को कार्य रूप में लागू करने वाला विभागीय संगठन में ही वहाँ का प्रशासनिक संगठन है। प्रशासनिक संगठन की प्रकृति, रचना एवं कार्यों पर उस देश की भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय चरित्र आदि अनेक देशों दृश्य एवं अदृश्य तत्व का प्रभाव रहता है। प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना के मुख्य तत्व हैं मुख्य कार्यपालिका तथा नागरिक सेवाएं और विभागीय व्यवस्था। ये एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर प्रशासन को गतिमान बनाए रखते हैं। मुख्य कार्यपालिका किस प्रकार बनाए रखते हैं? प्रत्येक प्रदेश में प्रशासन प्रधान के रूप में एक अभिकरण होता है जिसे मुख्य कार्यपालिका अथवा मुख्य निष्पादन कहा जाता है। व्यावसायिक संस्थान अथवा निजी उद्यम में महाप्रबंधक व्यवसाय का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। उसी प्रकार मुख्य निष्पादन राज्य के प्रशासकीय तंत्र का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। देश की मुख्य कार्यपालिका का रूप वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था के रूप में निर्धारित होता है। संसदात्मक कार्यपालिका के ब्रिटेन और भारत मुख्य उदाहरण है और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। मुख्य कार्यपालिका प्रशासन का राजनीतिक नेतृत्व भी करती है। वह राज्य की अभिव्यक्ति इच्छा को व्यवस्थापिका के माध्यम से क्रियान्वित करती है। स्थानीय सरकार के विभिन्न स्तरों पर महापौर, अध्यक्ष, सभापति, नगर प्रबंधक आदि होते हैं। मुख्य कार्यपालिका संपूर्ण प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण रखते हुए जनहित के लिए और जनमत की राय के अनुसार कार्य करती है। उच्च नागरिक सेवाएं। प्रशासनिक संरचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उच्च नागरिक सेवा है। इसे प्रशासन का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके सदस्य योग्यता कम वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्ति के बाद उच्च नागरिक सेवकों के शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण द्वारा ये अधिकारी कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्वों को पूरा कर पाते हैं। अधिकारियों की सेवा शर्तें यथासंभव संतोषजनक बनाने का प्रयास किया जाता है। विभागीय व्यवस्था। प्रशासन का कार्य सूत्र अभिकरण करते हैं। मुख्य सूत्र अभिकरण या इकाइयां हैं विभाग, सार्वजनिक निगम और स्वतंत्र नियामकीय आयोग। इसमें विभाग प्रशासन की मूल संगठनात्मक इकाई है। इन पर प्रशासनिक क्रियाओं के संपादन का दायित्व रहता है। प्रशासकीय पद सोपान में मुख्य कार्यपालिका के बाद विभाग का नाम आता है। विभाग मुख्य कार्यपालिका के अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्य कार्यपालिका के अधीन रहने वाले समस्त सरकारी
कार्यों को अनेक खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके प्रत्येक खंड को विभाग कहते हैं। डिमॉग तथा कोइंग के अनुसार प्रशासन में श्रम विभाजन की आवश्यकता विभागीय प्रणाली के जन्म के स्वाभाविक कारण है। किसी उद्यम के कार्यों में आधुनिक शासन के विशेषकर संघीय शासन के कार्यों की भांति जब वृद्धि होती है तो विभागीय संगठन जटिल हो जाता है। भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन से तात्पर्य विश्व के समस्त संसाधनों, ज्ञान, जानकारी, जनशक्ति और बाजारों को एक स्तर पर लाते हुए इन्हें निर्बाध रूप से लोगों को उपलब्ध कराने के लिए सभी विकसित अर्थव्यवस्था को एकीकृत व आत्मनिर्भर बनाने से होता है। इससे एक देश की अर्थव्यवस्था सुगमता पूर्वक विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। भूमंडलीकरण एकरूपता एवं समरूपता की वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व सिमट कर एक हो जाता है। एक देश की सीमा से बाहर अन्य देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निगमों अथवा बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ देश के उद्योगों की समृद्धता भूमंडलीकरण है। आज जिस भूमंडलीकरण की चर्चा हम करते हैं उसका उद्भव लगभग 25 वर्ष पूर्व बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रहारों और अनुदारवादियों आंदोलन में मिलता है, जिसने पश्चिमी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था और जिसके प्रणेता ब्रिटेन की थैचर, जर्मनी के कोहल और अमेरिका के रोनाल्ड रीगन थे। आज भूमंडलीकरण की लहर न केवल ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तथा जापान में बल्कि लगभग विश्व के सभी भागों में कहीं तेज और कहीं मंद रफ्तार से चल रही है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।